राधे राधे साथियों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन जो कि अक्टूबर 2024 के नाम से आई है और जिसमें अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को दिया गया है, इसको तैयार करेंगे। तो इसमें हम 3 चैप्टर तैयार करेंगे। एक है राज्य घटनाक्रम वाला, दूसरा है राष्ट्रीय और तीसरा है आर्थिक घटनाक्रम। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को यार ज़रूर शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, और जो भी आपका सुझाव हुआ करे उसको जो है कमेंट बॉक्स में चिपका दिया करिए। मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क जो है वो बनाए जाने की घोषणा की गई है। मेरठ में बनाई जाएगी। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 2.15 किलोमीटर। याद रखिएगा। हरित एकीकृत मतलब ऐसी जिसको बनाने के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्री और तरीके जो हैं वो अपनाए जाएंगे। फिर है वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। भारत और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ है। जो छोटी नदियां हैं उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित करने की जो है वो साझेदारी हुई है दोनों देशों के बीच। दोनों देश जो हैं अपनी अपनी जो विविधता है, जो अपनी अपनी विशेषज्ञता है, उसका लाभ उठा के ये काम करेंगे। तो इसमें भारत सरकार तो है, ये है IIT BHU और डेनमार्क, 3 पक्ष जो हैं वो शामिल हैं। टिकाऊ तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और गंगा की एक सहायक नदी वरुणा, ये नाम भी याद रखना है, इसको भी पुनर्जीवित किया जाएगा। तो अभी बनारस में जो है वो लैब स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना कब लॉन्च हुई? ये डेट महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। 15 अगस्त 2024 को योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया। इसके तहत जो युवा उद्यमी हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कैसा ऋण? ब्याज मुक्त। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी कथन के रूप में आपसे इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो भले ही मिलने में देरी हो, जैसा कि हर बार होता है, चप्पलें घिस जाती हैं एक आदमी की। लोन वगैरह जो है ना वो बड़े लोगों के लिए ही बने हैं, वही फ़ायदा उठाते हैं। तो 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाया जाएगा। कितने युवाओं को? 1 लाख युवाओं को। ये ऋण कैसा होगा दोस्तों? ये ब्याज मुक्त होगा। और इसके लिए पात्रता के लिए कंडीशन क्या है भैया? कि तुम्हारी आयु जो है वो 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होना चाहिए। अगला है राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र से 528 मेगावाट बिजली उत्पादन का काम शुरू हो गया है। और बात करें सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश को जो है वो 5वां स्थान प्राप्त है। पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे पे गुजरात। तो पहला और दूसरा याद रखिएगा। यूपी 5वें स्थान पे है। नोएडा की बात करें दोस्तों तो ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट हो गया है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट को ISO 9001 और 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया। ये पहला कमिश्नरेट है यूपी का, याद रखिएगा। और क्यों दोस्तों इसको यह सम्मान मिला? विश्व स्तरीय सेवाओं के लिए, कुशल समस्या समाधान प्रणालियों के लिए, मजबूत प्रशासनिक जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनके लिए। मतलब बढ़िया से काम हुआ है। इसको मद्देनजर रखते हुए इसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में इस कमिश्नरेट ने अच्छा प्रदर्शन किया, ये भी याद रखिएगा। लक्ष्मी सिंह को आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों तो इसकी कमिश्नरेट की स्थापना जो है 2020 में की गई थी। वर्तमान में दोस्तों कुल 7 ऐसे ज़िले हैं जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। कौन कौन से हैं? 7 के सातों आप रट लीजिए। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद 3, कानपुर 4, वाराणसी 5, प्रयागराज 6 और आगरा 7। तो आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है। बाकी कानपुर को पकड़ लीजिए, वाराणसी और प्रयागराज तीनों गंगा नदी के किनारे हैं। बचा गाजियाबाद और गोमती, ये दोनों गा से शुरू हो रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है, इसको भी अलग से याद रखिएगा। ये तो राजधानी है, ये तो आपको याद ही रहेगा। उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन संशोधन विधेयक विधानसभा ने इसको पारित कर दिया है। इसके तहत किसी महिला को धोखा देकर उससे शादी करने या अवैध रूप से उसका यदि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले सूचित करना होगा। तो ये याद रखिएगा। और इस अधिनियम में लव जिहाद को परिभाषित किया गया है। अयोध्या जो है दोस्तों आदर्श सौर शहर घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत इसको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यदि पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति जो है कब लाई गई, तो 2022 में लाई गई, इसको याद रखिएगा। किसी शहर को सौर शहर क्यों घोषित किया जाता है? जब नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र से जो ऊर्जा पैदा की जाती है वो यदि पारंपरिक ऊर्जा की जो मांग है उसमें 10% की कमी कर दे तो उसको जो है सौर शहर घोषित कर दिया जाता है, जिस शहर में ऐसा किया जाता है।
तो दोस्तों भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सोलर सिटी सांची। और पहला गांव कौन सा है? मोढेरा गुजरात का है। और अब जो है ये यूपी का पहला हो गया है, याद रखिएगा। सौर शहर घोषित किया गया है अयोध्या को। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 7 नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमति दी गई है। ये फैक्ट डाल लीजिएगा दिमाग में। और ये अनुमति दी किसने है? ये अनुमति जो है वो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दी है। वर्ष 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और किसकी जगह पे? तो भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह पे की गई थी। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं दोस्तों? सामान जहां से पैदा होता है उसके बाद उसको जहां ले जाके स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही लॉजिस्टिक्स का नाम दिया जाता है। तो ऐसे क्लस्टर जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। कुल 30 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। और एक्सप्रेस वे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे 30 जिलों में। और 33 इनकी संख्या है। और 5 जो प्रमुख एक्सप्रेस वे हैं उनके किनारे स्थापित किए जाएंगे, जिनमें गंगा एक्सप्रेस वे भी शामिल है, याद रखिएगा। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं यूपी के। तो लखनऊ में जो है दोस्तों अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप आयोजित की गई। एक फैक्ट ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक मक्का उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। फिर जो है यूपी में आपातकालीन जो प्रतिक्रिया सेवा यूपी 112 है उसको लेके लोगों को जागरूक करने के लिए एक पहल नाम का जो अभियान है वो शुरू किया गया। ये जागरूकता अभियान है। और 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन के 1 साल तक चलने वाले शताब्दी समारोह का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इनको याद रखना है। कुछ और फैक्ट हैं वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जो है, 1 मिनट यार, थोड़ा टेबल को खाली कर लें, खिसकाने में आसानी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक द्वारा 4000 करोड़ रुपए की कृषि, व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू की है, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने कितने की सहायता की है? 4000 करोड़ की। ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए यूपी ने इस योजना की शुरुआत की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसने अनाधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट कूड़ा कचरा फैलाने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और यदि इसका उल्लंघन किया तो 5000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैक्ट को मैं पिछली बार भी आपको पढ़ा चुका हूँ। मेरठ में एक विश्वविद्यालय है, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय। इसने दोनों देशों के विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो दोनों देश कौन? एक तो अपना भारत हो गया और दूसरा ब्राज़ील। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर सितंबर 2024 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया जाएगा। मतलब 25 से 29 सितंबर के बीच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। विकल्प में लखनऊ भी रहेगा, भ्रमित मत होइएगा। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। अब बिहार वाले जो हैं इस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। बस इतना ही याद रखिएगा। वैशाली जिले में सबसे अधिक अपंजीकृत मंदिर हैं। ये फैक्ट भी बिहार वाले याद रखें। इसको अदर स्टेट वाले भी याद रखें, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ मंदिरों को पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया है। पूर्वी चंपारण दोस्तों, इसमें विशाल या फिर विराट रामायण मंदिर जो है वो बन रहा है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण जो है उसने इसके निर्माण को मंजूरी दे दी थी। पेंच कहाँ फंसा था? पेंच ऊंचाई को लेकर फंसा था। तो 270 फीट ऊंचाई को अपनाने की मंजूरी दे दी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 270 फीट, पहले 225 थी। तो 270 फीट ऊंचा है। पूर्वी चंपारण जिले में बना है, बिहार वाले इसको याद रखें। 500 करोड़ रुपए की लागत से यह मंदिर बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी यहाँ स्थापित होगा। मंदिर वास्तुकला की बात करें तो कंबोडिया के अंकोर वाट, तमिलनाडु के रामानाथ स्वामी मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर से इसकी वास्तुकला जो है वो प्रेरित है। विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना को मंजूरी दे दी, बिहार वाले इसको याद रखें। ये जो रेल परियोजना है इसकी लंबाई 26.23 किलोमीटर है। इससे क्या होगा? कोयला परिवहन में तेजी आएगी। बिहार को झारखंड और पश्चिम बंगाल से जोड़ दिया जाएगा। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस दोस्तों 19 अगस्त को नीतीश कुमार ने पटना में बाम्बेक्स सीवा वृक्ष को राखी बांधकर बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस का जो है आयोजन किया या फिर उसको मनाया। तो इस वृक्ष का नाम याद रखिएगा, बाम्बेक्स सीवा। बिहार वाले इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान
राजधानी वाटिका में डोरंडा का पौधा भी लगाया। तो 2 पौधों के नाम आपको याद रखने हैं, बाम्बेक्स और डोरंडा। कैसे याद रखना है? बम्बू का डंडा, बम्बू मतलब बांस की बात हो रही है, मतलब बाम्बे, और डोरंडा मतलब डंडा, ऐसे याद रखिएगा। अब कुछ फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। बिहार जो है दोस्तों, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध जो है सीडैक पटना द्वारा विकसित किया गया है। बिहार वाले इसको याद रखें। और बिहार में ही दोस्तों कोसी मेची लिंक परियोजना जो है शुरू की जाएगी। दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये बात आपको याद ही होगी। और बिहार के गया में दोस्तों, बिहार के गया में एक पहाड़ी है ब्रह्मयोनी, याद रखिएगा ब्रह्मयोनी। यहाँ पर पौधों की एक श्रृंखला की खोज जो है वैज्ञानिकों ने की है। उनमें एक पौधा है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। ये जो पौधा है दोस्तों, ये मधुमेह रोधी है, मतलब जो शुगर की बीमारी है उसमें इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि SC ST और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% का जो निर्णय था उसे रद्द किया गया था। तो इसको याद रखिए, ये सब आप अच्छे से जान भी रहे होंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो सैनिटरी नैपकिन है, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देना शुरू किया है। इससे पहले जो अन्य राज्य थे वो सैनिटरी नैपकिन ही मुफ्त में दिया करते थे, लेकिन ये ऐसा पहला राज्य बन गया है जो महिलाओं को पैसा दिया करेगा। मासिक धर्म से संबंधित मिथकों और वर्जनाओं को दूर करने के लिए 2016 में मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ एक योजना की शुरुआत की थी, उसका नाम था उदिता योजना। इस योजना का नाम भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू, इन्होंने सरकारी स्कूलों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर मिड डे मील नहीं बन रहा है। नर्सरी से कक्षा 8 तक बच्चों को जो है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की पूरक योजना के रूप में यह उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब मध्याह्न मिड डे मील तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ एक बार उबला हुआ अंडा या फल भी बच्चों को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुरु घासीदास राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य बनाने की घोषणा जो है छत्तीसगढ़ ने की है। राज्य वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशें और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनुमोदन इसको मिल गया है। तो यदि ये जो बन जाता है दोस्तों टाइगर रिजर्व, तो कुल 56 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, अभी 55 हैं। दोस्तों ये सब आपको अचूक मार्ग सामग्री में कराया है। जो लोग उसको तैयार किए होंगे उनका रिवीजन ही चल रहा होगा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक संत थे सतनामी सुधारक गुरु घासीदास, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर इंद्रावती बाघ अभयारण्य, उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य और अचानक मार बाघ अभयारण्य मौजूद हैं। तो कुल 3 अभयारण्य हैं, ये चौथा हो जाएगा गुरु घासीदास। ये कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है, नाम दे दिए जाते हैं और जगह दे दी जाती है, राज्य दे दिया जाता है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है। इसमें क्या है, महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और ये पैसा किसको दिया जाएगा? गरीबी रेखा से नीचे की 21 से 50 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को दिया जाएगा। 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो एक वर्ष में जो है कुल 12,000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। महिलाओं को केंद्र में रख के यार सरकारें क्यों काम कर रही हैं, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति, महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दे दी है। लॉजिस्टिक्स नीति 2024, इसके तहत ये क्या करेगा, 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क जो है अपने यहाँ स्थापित करेगा। फिर है मन्याचीवाड़ी गांव, महाराष्ट्र का पहला सौर गांव घोषित किया गया है। यूपी का कौन सा हुआ है? जिला अयोध्या, और ये जो है गांव है, एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की है। सतारा जिले में है ये मन्याचीवाड़ी गांव। और भारत का पहला सौर गांव कौन सा? मोढेरा, आपको पहले ही बता चुका हूँ। बेन गंगा, नल गंगा 2 नदियां हैं, इनको जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दे दी है महाराष्ट्र सरकार ने। कुल 462 किलोमीटर लंबी नदी जोड़ो परियोजना है, याद रखिएगा। अल्पसंख्यक शोध और प्रशिक्षण संस्थान को मंजूरी दे दी है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। क्यों दोस्तों? राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उनके विकास का समर्थन करने के लिए इस संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। ओडिशा सरकार की बात करें दोस्तों तो सुभद्रा योजना को मंजूरी दे दी है।
यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, महिला सशक्तिकरण से संबंधित ये योजना है। 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो जो मैया सम्मान योजना थी झारखंड की, उसमें जो महिलाओं की आयु है वो कितनी, 21 से 50, और यहाँ पर कितनी है, 21 से 60 वर्ष। इसमें क्या होगा दोस्तों, महिलाओं को प्रतिवर्ष कुल 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। तो सुभद्रा योजना कैसे याद रखनी है, उड़ीसा में दोस्तों रथ यात्रा, उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा का आयोजन होता है और वहाँ पर जो भगवान हैं वो 3 हैं। एक तो भगवान जगन्नाथ, दूसरी सुभद्रा उनकी बहन, और तीसरे जो उनके भाई हैं बालभद्र। तो इन 3 देवताओं को जो है उसमें बिठाया जाता है रथ में और यात्रा कराई जाती है। तो इससे याद रखना है कि भगवान की बहन है सुभद्रा, तो वो सबकी बहन हुई, और सबकी बहन हुई तो मुख्यमंत्री की भी बहन हुई, और मुख्यमंत्री की बहन है तो मुख्यमंत्री उनका कल्याण चाहेंगे ही चाहेंगे। तो सुभद्रा योजना को ऐसे याद रखिएगा। कहाँ की योजना है, उड़ीसा की। फिर ओडिशा मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले बिहार और केरल ये काम कर चुके हैं, याद रखिएगा। बिहार और केरल प्रतिमाह 2 दिन बिहार दे रहा है और 3 दिन केरल दे रहा है मासिक धर्म के दौरान। अब वो अलग बात है कि धरातल पे इसको लागू किया गया या नहीं किया गया। उड़ीसा में जो लोग टीचर हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, वो बिहार में हैं, वो बताएं इसको कमेंट बॉक्स में कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसका लाभ। कई लोग जो हैं टीचर हुए हैं। देश के पहले चावल एटीएम का परीक्षण भी उड़ीसा में ही किया गया, ये भी याद रखिएगा। स्वचालित टेलर मशीन, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये एटीएम है दोस्तों, इसका परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। इस एटीएम का नाम क्या है यार, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। गुजरात का है चर्चा में है। एमएसएमईज के लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र का एक्सीलेंस सेंटर, मतलब इनका विकास जो है आसानी से सुनिश्चित हो, उसके लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी और अन्य संबंधित सहायताएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। ये कहाँ है, अहमदाबाद में है। भारत में IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बनाया गया ये पहला केंद्र है। एमएसएमई को उन्नत और मजबूत करना इसका लक्ष्य है। गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना, दोस्तों नीति आयोग की तर्ज पर जो है ये एक थिंक टैंक है जो गुजरात ने स्थापित करने की घोषणा की है, जिसको ग्रिट भी कहा जाता है, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नीति आयोग के जैसा थिंक टैंक स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, गुजरात राज्य ने की है। गोवा की बात करें, काहे चर्चा में है, गोवा बिना मूल्य वीज योजन एक योजना है दोस्तों, उसका शुभारंभ यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत उन्होंने किया है। ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है, सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना, मतलब जो आवासीय घर हैं उनकी छत का इस्तेमाल जो है किस तरह से बिजली उत्पन्न करने में किया जाए, मतलब सोलर प्लेट्स जो हैं वो वितरित की जाएंगी, ऐसी एक योजना है। चंडीगढ़ की बात करें तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है यार, तुमको पता होगा। चंडीगढ़ के मनी माजरा में 24x7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया है, मतलब अमित शाह ने किया है। असम में मिथुन गोजातीय प्रजाति पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज हो गई है। असम के दीमा हजाओ में जो है दोस्तों इस प्रजाति को देखा गया था पहली बार नहीं दोस्तों, टीम ने 21 अगस्त को देखा। और बात करें मिथुन की, तो मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राज्य पशु है। मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो ये पहली बार आधिकारिक तौर पे दर्ज कर दिया गया, मतलब ये जो है अब गिनती में आ गया है। अभी तक ये था कि पाया जाता है, लेकिन अब इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है, बस इतनी सी बात है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इसको खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है, मतलब इसको खाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। नागालैंड जो है DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये क्या है दोस्तों, ये पहला राज्य बना, ये है क्या दोस्तों, ये एक तरह की बीमा रिकवरी से संबंधित समझौता है दोस्तों। तो नागालैंड सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस के बीच हुआ है। तो जो चरम मौसमी घटनाएं हैं या प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए यह समझौता जो है वो किया गया है। असम में दोस्तों सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका भूमि पूजन किया गया। कहाँ, जगी रोड में। भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा है, याद रखिएगा। और जो सेमीकंडक्टर है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है,
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी उपकरणों में, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दुनिया भर की चीज़ें हैं जिनमें इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिणी भारतीय राज्यों को देख लेते हैं। दक्षिण भारतीय आदिवासी केंद्र जिसका नाम है कानू, इसका शुभारंभ किया गया। ये दोस्तों एक पुस्तकालय है जिसे कानू नाम दिया गया है। कर्नाटक के BR हिल्स में इसका शुभारंभ किया गया, याद रखिएगा। कानू जो है, कानू क्या है? कानू एक सदाबहार वन है, उसी के नाम पे इस पुस्तकालय का नाम रखा गया है। और जो पुस्तकालय है यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के जो आदिवासी समुदाय हैं इनसे संबंधित सारी सामग्री जो है वो शोधकर्ताओं और आम जनता को मिल सकती है। बस यही इसका लाभ है। कर्नाटक में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक को मंजूरी दी गई है। जो वहाँ की कैबिनेट है उसने मंजूरी दी है, निर्माण को मंजूरी दी गई है। एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे पूरा कर्नाटक दिखेगा। इससे जो है दोस्तों शहर का 360 डिग्री दृश्य जो है वो दिखेगा। कहाँ का? बेंगलुरु का। 250 मीटर ऊंचा होगा। दोस्तों इस तरह की चीज़ों को देखने जाने के लिए या इनका आनंद लेने के लिए जो है एकदम चौकन्ने रहा करिए, क्योंकि सरकार है, घोटाले बहुत तेज़ी से होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं। शिवाजी की जो प्रतिमा थी वो देखो ढह ही गई है। और इससे पहले आपने देखा होगा गुजरात में एक पुल था जिस पे लोग गए थे घूमने, उस पर भी दुर्घटना हो गई थी। तो यहाँ पर एकदम चौकन्ने रहा करिए ऐसी जगहों पे जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं और जहाँ लोग अक्सर आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं और मिल जाता है परमानंद। पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है किसने? कर्नाटक राज्य ने। पश्चिमी घाटों पे जो है होटल, रिसोर्ट वगैरह बना लिए हैं लोगों ने, उनको हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है कर्नाटक ने। आंध्र प्रदेश में दो बच्चों के मानदंड की समाप्ति कर दी गई है। पहले जो है स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चे से ज़्यादा होने पर उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता था, लेकिन अब इस प्रावधान को आंध्र प्रदेश के द्वारा हटा दिया गया है। और वन चाइल्ड पॉलिसी किसकी थी दोस्तों? चाइना की थी। उसने भी अपने यहाँ उसको समाप्त कर दिया है। एक बच्चा रखने वाली पॉलिसी थी। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में जो है शुरू करने की कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है दोस्तों। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसको अनुमति दे दी गई है। पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, मतलब इसमें जो है थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसको बनाया किसने है दोस्तों? भाविनी ने बनाया है। भाविनी जो है दोस्तों भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड इसका संक्षिप्त नाम है। और ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक बार जब चालू हो जाएगा तो भारत रूस के बाद दूसरा ऐसा देश हो जाएगा जिसके पास वाणिज्यिक संचालन वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हो जाएगा। अब छोटे छोटे फैक्ट को देख लेते हैं। महाराष्ट्र ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू कर दी है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है, याद रखिएगा, पहला राज्य। रामनगर जिला कर्नाटक में है दोस्तों। इसका नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। आमतौर पे इस्लामिक नाम को भगवान राम के नाम से जोड़ा जाता है या किसी और नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा हुआ है, इसलिए इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है और आप भ्रमित भी हो सकते हैं। गुजरात सरकार ने क्या किया है? मानवबली, अमानवीय, दुष्ट और क्रूर प्रथाओं को, जो झाड़ फूंक और काला जादू से संबंधित प्रथाएँ हैं, उनको रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है, याद रखिएगा। किसने? गुजरात सरकार ने। 13 अगस्त को विश्व भेड़िया दिवस मनाया जाता है। विश्व भेड़िया दिवस। मध्य प्रदेश ने यात्रा के समय को कम करने के लिए PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है, याद रखिएगा। PM श्री हवाई सेवा, पर्यटन हवाई सेवा मतलब प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनका दिल्ली नगर निगम में नगर पालिका प्रशासन के विशेष ज्ञान वाले 10 व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार उनका वैधानिक कर्तव्य है। उसमें मंत्रिपरिषद मतलब अरविंद केजरीवाल की सहायता लेना बाध्य नहीं है, मतलब वो अपनी मर्जी से 10 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। जो मामला चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं, कहाँ के? मध्य प्रदेश के। सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में उन्होंने रानी दुर्गावती को शामिल करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश ने जो है प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान को सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की ओर से उपस्थिति पोर्टल शुभारंभ किया है। किसने? हेमंत सोरेन ने, मतलब झारखंड ने। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य
पर खरीद की घोषणा की है। तो ये काम भी करने वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश नहीं, हरियाणा है। मतलब एक तरह से एमएसपी की गारंटी। लद्दाख में 5 नए राज्यों का गठन किया जाएगा, अमित शाह ने घोषणा की है। कौन कौन से 5 के 5 याद कर लेने, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। लेह और कारगिल पहले से 2 थे, तो अब कुल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग राज्य हो गया था। कैबिनेट द्वारा जो है विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दे दी गई है और इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार तंत्र को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना जो है, कुल मिला के वही साइंस एंड टेक के क्षेत्र को जो है उसमें R&D को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस योजना की अवधि याद कर लेनी है। 15वें वित्त आयोग मतलब 2021-22 से लेकर 2025-26 तक यह योजना क्रियान्वित की जाएगी। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 23 अगस्त को मनाया गया। और क्यों मनाया गया? चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया और चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला चौथा देश बन गया, ये भी याद रखिएगा। तो जो लैंडर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था विक्रम, ठीक है। और जो सतह पर उतर के अर्जित करे ज्ञान उसका नाम था प्रज्ञान, मतलब रोवर। रोवर क्या है? चलता है सतह पे। तो जहाँ पर ये लैंडर उतरा उस पॉइंट का नाम क्या था? शिव शक्ति, ये भी याद रखिएगा। और इस सम्मेलन को जो है किसने संबोधित किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया, ये भी याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या थी? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। तो इतना ही याद रखिएगा, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। चेन्नई में दोस्तों क्या हुआ है? राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के चेन्नई में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, जो इंडियन कोस्टल गार्ड है, उसके नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें क्या होगा दोस्तों? समुद्र में जो संकट में फंसे नाविक हैं और मछुआरे हैं उनके लिए बेहतर समन्वय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए स्थलीय और उपग्रह प्रणालियों की मदद ली जाएगी। तो ये सब जो है इसका फ़ायदा रहेगा। करुणानिधि मतलब एम करुणानिधि की बात हो रही है। तमिलनाडु के पूर्व सीएम रह चुके हैं और इनका पूरा नाम जो है वो कलईनार मुथुवेल करुणानिधि। उनके जन्म के अवसर पर 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जो है राजनाथ सिंह ने जारी किया है। मुथुवेल करुणानिधि जो है एक लेखक, राजनीतिज्ञ और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK जो पार्टी है उसके पूर्व अध्यक्ष थे। तो पार्टी का नाम भी याद रखिएगा। AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम AI आधारित है दोस्तों। इसको लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। फ़ोन का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित करने के लिए जो वैज्ञानिक हैं और जो विशेषज्ञ हैं उनसे किसानों को जुड़ने में मदद मिलेगी। इस निगरानी सिस्टम के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ये एक डिजिटल पहल है। इससे क्या होगा? जो किसान हैं वो खुदरा कीटनाशक विक्रेताओं पर निर्भर नहीं रहेंगे और वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से उचित परामर्श पा सकेंगे। चेक बाउंस मामलों के निपटान हेतु और जो अन्य मामले हैं परस्पर मिलजुल के सुलझाए जा सकते हैं, उनसे निपटने के लिए केरल में भारत की पहली डिजिटल अदालत की शुरुआत की गई। कहाँ दोस्तों? केरल के कोल्लम में की गई और इसका नाम क्या है? 24/7 ऑन कोर्ट्स। ये भारत की पहली डिजिटल अदालत है। कैसे याद रखना है? पहला संविधान साक्षर जो जिला है वो कोल्लम है, कहाँ का? केरल का। और जहाँ लोगों को अपने अधिकारों की बात पता है तो वहाँ उन अधिकारों का दावा वो कहाँ ठोकेंगे? अदालत में। और अदालत जो है डिजिटल उपलब्ध कराई गई है, कहाँ? कोल्लम में, ताकि आसानी से काम हो जाए। तो पूरी तरह से सारा काम ऑनलाइन होगा, केस फाइलिंग से लेकर फैसला और आदेश सुनाने तक। पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जो है वो हुआ है दोस्तों, कहाँ? नई दिल्ली में। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसका आयोजन किया गया। महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, मतलब जितनी भी प्रधान महिलाएं थीं वो सब इकट्ठी हुई। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में इसका आयोजन 14 अगस्त को किया गया था। लेमन ग्रास की खेती के लिए समझौता हुआ है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, यार मीडिया कहाँ से हो जाएगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, गलत लिख दिया है, मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो एरोमेटिक प्लांट कौन से होते हैं? जो सुगंधित होते हैं। तो
तो उसने ओडिशा के आदिवासी किसानों के बीच लेमन ग्रास की खेती का विस्तार करने के लिए समझौता किया है। लेमन ग्रास भी दोस्तों एक तरह की सुगंधित घास है जिसमें नींबू की तरह खुशबू आती है और जिसके कई गुण होते हैं, औषधीय गुण होते हैं और सुगंधित भी होती है। CSIR अरोमा मिशन जो है वो इसी के लिए चलाया जा रहा है। उसका उद्देश्य है सुगंधित फसलों की खेती का विस्तार करना। तो जो लखनऊ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट है, जिसकी अभी हमने ऊपर बात की है, ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। तो इसने जो है ओडिशा के किसानों के साथ समझौता किया है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। RBI के डिप्टी गवर्नर हैं माइकल देवव्रत, ये पात्रा उनका पूरा नाम है, देवव्रत याद रखिएगा, माइकल देवव्रत। उनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। काम इसका क्या है? जो RBI अपने आंकड़े प्रसारित करती है, क्या वो वैश्विक मानकों के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं उनके अनुरूप हैं या नहीं? यदि नहीं है तो उनको मानकीकृत करना, स्टैंडर्डाइज करना जो है इसका उद्देश्य है। लोकसभा की कुछ समितियां हैं, उनको याद कर लो। उनके अध्यक्ष जो हैं वो घोषित किए गए हैं। तो लोक लेखा समिति की बात करते हैं पहले। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? KC वेणुगोपाल। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप जो है इसके सदस्यों को याद कर लीजिए। कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। और इसका काम क्या है? कैग की जो रिपोर्ट है उसकी छानबीन करना, जो धन का कुशल उपयोग हो रहा है या नहीं उसको सुनिश्चित करना। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष संजय जायसवाल बनाए गए हैं और जॉन मथाई द्वारा जो है इसकी अनुशंसा की गई थी। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो हैं वो लोकसभा से होते हैं, याद रखिएगा। ये समिति क्या करती है? बजट अनुमानों की जांच करती है और जो वैकल्पिक नीतियां हैं उनकी सिफारिश करती है। फिर सार्वजनिक उपक्रमों पर एक समिति भी गठित की गई है, की ही जाती है दोस्तों। ये स्थायी समितियाँ हैं। बैजयंत पांडा जो हैं इसके अध्यक्ष घोषित किए गए हैं और ये समिति जो है वो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो जो प्राक्कलन समिति है वही एक समिति है जिसमें 30 सदस्य केवल और केवल लोकसभा से हैं। बाकी दोनों जो दी गई हैं इन दोनों में 15 और 7 का कॉम्बिनेशन रहता है। अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण पर एक समिति बनाई गई है। उसके अध्यक्ष कौन है? गणेश सिंह। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए जो समिति है उसके अध्यक्ष फग्गन सिंह नियुक्त किए गए हैं। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर SC/ST समुदाय है उनके कल्याण के लिए जो समितियां हैं उन दोनों समितियों में 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और जो प्राक्कलन समिति है उसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा 109 नई फसलों का अनावरण किया गया। नई फसल की किस्मों का अनावरण किया गया है। 61 फसलों की 109 नई किस्में जो हैं मोदी जी के द्वारा इनका अनावरण किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा इनका विकास किया गया है। इनकी बजट में घोषणा की गई थी। तो इनमें कुछ प्रमुख किस्में हैं वो आपको याद रख लेनी है। पूजा 1801 आयरन और जिंक से भरपूर बाजरे की किस्म है। आरओ वाले तो खूब याद कर लें इनको। पूसा 2002 की बात करें तो ये भी बाजरे की किस्म है, 70 दिनों में पक जाती है। गिरनार 6 की बात करें तो ये मूंगफली की किस्म है और उच्च तेल सामग्री वाली है। नंदयाल की बात करें, नंदयाल 1267 ये यांत्रिक कटाई के लिए उपयुक्त चने की किस्म है। मतलब इसको जो है कंबाइन की सहायता से काटा जा सकेगा। अब तटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट नियम। तटीय क्षेत्रों में जो खनन होता है दोस्तों, खनिज अन्वेषण होता है, उसकी देखरेख के लिए पहली बार एक व्यवस्थित ढांचा जो है वो स्थापित किया गया है इस नियम के द्वारा। इसमें क्या है, जो अपतटीय खदानों के उत्पादन पट्टे धारक हैं उनको सरकार को अपनी रॉयल्टी भुगतान का 10% देकर ट्रस्ट में योगदान करना होगा और इस ट्रस्ट से जो पैसा होगा उसको निकाल के पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए खर्च किया जाएगा। तो आप ये 10% जो है याद रखिएगा। रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 10%। ट्रस्ट क्या करेगा? ये अनुसंधान करेगा, पारिस्थितिकी प्रभावों को कम करेगा, नवाचार को बढ़ावा देगा। संयुक्त संसदीय समिति का गठन। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए एक JPC जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया गया है और इसमें 31 सदस्य हैं, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10। इस वक्फ विधेयक का उद्देश्य मौजूदा कानून की कमियों को दूर करना और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है। तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। एक फैक्ट इसका और है कि जो जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी है उसके पद के किसी अन्य अधिकारी को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया जा सकता है।
डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है और जो इसकी अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा हैं। और इस केंद्र का उद्घाटन साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को लक्षित जो साइबर अपराध हैं जो उनको टारगेट करते हैं उनके बारे में महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना और उनकी तकनीकी सहायता करना इसका उद्देश्य है। गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस जो कंपनी है दोस्तों, एयरलाइन है, उसके बीच एक समझौता हुआ है। काहे के लिए? विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण के लिए। तो जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है उसने अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कहाँ? नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में एयरबस के सहयोग से किया, याद रखिएगा। अंग परिवहन के लिए जो है पहली बार दिशा निर्देश जारी किए किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। देश में जो जीवित मानव अंग हैं उनके परिवहन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई डोनेट करना चाहता है अपने अंग तो कितनी तेज़ी से ज़रूरतमंद के पास पहुंचाया जाए उसके लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित ये दिशा निर्देश हैं। तो इसमें क्या होगा? बुनियादी ढांचे के प्रभावी उपयोग को जो है बढ़ावा दिया जाएगा ताकि गंतव्य स्थल तक तेज़ी से पहुंचाया जा सके अंग को। और ये काम होता किस अधिनियम के जरिए? जो अंग डोनेशन वाला वो होता है मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, जिसमें परिवार के सदस्यों की सहमति से जीवित दाताओं या मस्तिष्क मृत रोगियों से अंग प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा ने कृषि आय बढ़ाने के लिए 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च की घोषणा की है। तो 18,000 करोड़ 5 वर्षों में 100 बागवानी क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। IMD एवं रिलायंस फाउंडेशन के मध्य समझौता हुआ है। तो किस लिए समझौता हुआ? जलवायु संवेदनशील जो समुदाय हैं जो झेल नहीं पाते हैं जलवायु परिवर्तन, उनके लिए मौसम की जानकारी तक पहुंच सुधारने के लिए रिलायंस फाउंडेशन और IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बीच समझौता हुआ है, याद रखिएगा। और ये जो IMD है ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। विकल्प में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी दिया रहेगा, भ्रमित मत होइएगा। IMD जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, तो हिंदी से जोड़ के इसको हिंदी भाषा से मत जोड़ दीजिएगा। 30 और 31 जुलाई के बीच राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन भोपाल में किया गया। थीम क्या थी? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया, ये भी याद रखिएगा। विकल्प में मोदी जी भी रहेंगे तो भ्रमित मत होइएगा। आयोजन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा किया गया। तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो वैज्ञानिक हैं वो सब इकट्ठे हुए और विभिन्न मुद्दों पर जो है बातचीत हुई, चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। E3 मतलब इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। इनके लिए जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी और प्लस टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिला के जो नई टेक्नोलॉजी बनती है वो बायोटेक्नोलॉजी कही जाती है। तो इसको मंजूरी दे दी है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा? हर क्षेत्र में, मतलब इन तीनों क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार, इन क्षेत्रों में जो है उच्च प्रदर्शन करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा, याद रखिएगा। तो ये जो बायो E3 नीति है ये टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देगी और दवा निर्माण से लेकर अन्य चीज़ें बनाने में जो है बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो E3 नीति जो है इन क्षेत्रों पर ध्यान देगी। कौन कौन से क्षेत्र? स्मार्ट प्रोटीन, जैव चिकित्सा, अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर, अंतरिक्ष अनुसंधान और जैव आधारित रसायन, इन क्षेत्रों पर काम करेगी बायो E3। तो इसका मतलब जरूर याद रखिएगा, बायो E3 का अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार, इन क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन सब जानते हैं 15 अगस्त को हुआ। 78वें स्वतंत्रता दिवस ये किस क्रम का है? 78वें क्रम का है। मोदी जी ने झंडा लहराया और 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। कहाँ? लाल किले पर, याद रखिएगा। इसकी थीम आपको कतई रट लेनी है, विकसित भारत एट 2047। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने NCF के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय नेशनल कल्चर फंड, इसकी स्थापना जो है वो 1996 में की गई थी, एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। उद्देश्य क्या है? भारत की जो मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है इसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए धन जुटाना इसका उद्देश्य था। और यह संस्थानों
और व्यक्तियों को सरकार के साथ साझेदारी में समर्थन करने की अनुमति देता है। मतलब आप भी चाहते हैं कि जो सांस्कृतिक स्थल हैं, जो विरासत है, उनका संरक्षण हो, तो आप भी डोनेट कर सकते हैं। कोष में दिए गए दान आयकर अधिनियम के तहत कर लाभ के लिए पात्र हैं। मतलब जो डोनेट करेगा उसको कर में रियायत दी जाएगी। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। 70वां दिव्य कला मेला जो है रायपुर में जो है दोस्तों आयोजित किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। देश भर में जो दिव्यांग कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनके कौशल का प्रदर्शन जो है इस मेले में किया जाता है। उनके जो उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ मिल जाता है। रत्नागिरी जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स की बात करें तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, वहाँ पर इनको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। दोनों कहाँ हैं? रत्नागिरी में, जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स का समूह मेसोलिथिक युग का है। जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं, इनको संरक्षित किया जा रहा है। पृथ्वी की सतह या चट्टान की सतह पर बनाए गए चित्र या डिजाइन जो हैं इनमें शामिल हैं जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ में क्या है? पेट्रोग्लिफ में गैंडा, हिरण, बंदर, गधा इत्यादि के निशान दर्शाए गए हैं। कोंकण क्षेत्र में पेट्रोग्लिफ समूह जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेसोलिथिक मनुष्य के कार्यों को दर्शाते हैं। जियोग्लिफ महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो कहा जाए कि ये प्राचीन काल की जो मानव की कलाकारी है उसकी विरासत हैं, और इनको जो है संरक्षित घोषित कर दिया गया है। कहाँ है? रत्नागिरी में। अजंता गुफाओं तक कनेक्टिविटी विस्तार के लिए रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता हो गया है। 174 किलोमीटर लंबी रेल लाइन जो है वो बिछाई जाएगी, और इसी रेल परियोजना पर जो है 23.5 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी सुरंग भी बनाई जाएगी, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? अजंता गुफाओं को औरंगाबाद से कनेक्ट कर देना इसका उद्देश्य है। मतलब वहाँ तक अभी तक ट्रेन की सुविधा नहीं थी, अब ट्रेन की सुविधा हो जाएगी। दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जनपथ पर हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत नाम है इसका, इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो जो हैंडलूम और हस्तशिल्प जो उससे संबंधित लोग हैं, उनके जो उत्पाद हैं वो इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। उनकी जो परंपरा है उसका जश्न मनाया जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जो पहली बार 2015 में मनाया गया था। 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को हुई थी। तो विरासत हथकरघा उद्योग से संबंधित है, और हथकरघा उद्योग जो है, हैंडलूम सेक्टर जो है वो भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र है। हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच जो पुरावशेष हैं, इनकी जो अवैध तस्करी है उसको रोकना इसका उद्देश्य है। धनगर जनजाति की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र की जनजाति है और खानाबदोश जीवन जीती है। खानाबदोश जनजाति, खानाबदोश मतलब आज यहाँ तो कल वहाँ। भेड़ बकरियों को चराने के लिए, ये भेड़ बकरियाँ चराने वाली जनजाति है, और इसने क्या कहा है कि हमारे लिए एक चारागाह गलियारा जो है वो स्थापित किया जाए। ये धनगर जनजाति जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इनको गोल्ला और कुरबा जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब आर्थिक घटनाक्रम को देख लेते हैं। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना है जनवरी से जून के बीच, और भारत ने इस दौरान चीन के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया। मतलब भारत का आयात निर्यात से ज़्यादा हो गया। 239 देशों को भारत माल निर्यात करता है, जिनमें से 126 ने निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। रूस से आयात में भारत ने 11.65% की वृद्धि दर्ज की है। चीन सबसे बड़ा आयात आपूर्ति करता है, मतलब हम सर्वाधिक माल जो है चीन से ही आयात करते हैं। भारत जो है रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक हो गया है। चीन को पीछे छोड़कर भारत पहले स्थान पे हो गया है। इसके बाद भारत को कौन निर्यात करता है? तो सबसे पहले रूस सर्वाधिक तेल निर्यात करता है, उसके बाद इराक, फिर सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात। KVIC और डाक विभाग के मध्य समझौता हुआ है। KVIC बोले तो खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, और डाक विभाग के बीच समझौता हुआ है। किस लिए? जो प्रधानमंत्री
किस लिए हुआ है? जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में स्थापित की जा रही नई इकाइयों का भौतिक सत्यापन करेंगे। मतलब ये अप्रूव करेंगे, जो भी यूनिट स्थापित होगी उसको सत्यापित करेंगे। तो इसी के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने डाक विभाग से समझौता किया है। बात करें प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट, यार क्या फुल फॉर्म होगी इसकी, अरे हिंदी में याद रखो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में इसको शुरू किया गया था। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसी आधार पर सब्सिडी मिलेगी, जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है किसको? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को। इसका वर्ष भी याद रखिएगा, 2008 में शुरू की गई थी। सेबी द्वारा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए एक परिपत्र जारी किया गया। सेबी आप सब जानते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। माधवीपुरी बुच जो हैं खूब आरोपों से घिरी हैं। एसेट मैनेजमेंट जो कंपनियां हैं, कहा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के जो प्रबंध निदेशक हैं, एमडी हैं या फिर सीईओ हैं, ये बाजार दुरुपयोग रोकने के लिए तंत्र लागू करने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराए जाएंगे। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां क्या होती हैं? जिन लोगों को शेयर बाजार वगैरह की जानकारी नहीं होती है या फिर निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो ये कंपनियां जो हैं विशेषज्ञता हासिल की होती हैं। ग्राहकों से पैसा लेके और अपने ज्ञान के आधार पे जो है कंपनियों में पैसा लगाती हैं और ग्राहकों को रिटर्न देती हैं। तो अभी तक क्या होता था, जो एएमसी हैं इनके जो सीईओ या फिर मैनेजर होते थे, वो कहते थे घाटा हो या मुनाफा तुम ही यार जिम्मेदार होगे, तुम्हारा पैसा है तुम ही जिम्मेदार होगे, हम तो खाली लगाएंगे। लेकिन अब सेबी ने कह दिया है कि तुम जिम्मेदार होगी यदि ग्राहकों को नुकसान हुआ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठहराई, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाएं जो हैं कितनी लागत से? 5,655 करोड़ की लागत से जो है बनाए जाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। लंबाई कितनी? 936 किलोमीटर। हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाएं हैं, इनको मंजूरी मिली है। लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो इन 8 परियोजनाओं के जो कॉरिडोर हैं उनको देख लेते हैं। 2-3 आपको याद रखने हैं। आगरा से ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर 88 किलोमीटर। अयोध्या वाले को याद रखिएगा, अयोध्या रिंग रोड 68 किलोमीटर लंबाई है। कानपुर रिंग रोड 47 किलोमीटर लंबाई है। रैपिडो जो है दोस्तों यूनिकॉर्न बनने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। पहली कौन सी थी? कृत्रिम एआई। यूनिकॉर्न क्या है दोस्तों? ऐसी कंपनी, ऐसा स्टार्टअप जिसका मूल्य जो है $1 बिलियन से अधिक हो गया है, निजी स्वामित्व वाला। 2015 में रैपिडो की शुरुआत हुई थी। वही मोटरसाइकिल पे जो है बिठा के ये ग्राहकों को छोड़ते हैं, मतलब टैक्सी का काम मोटरसाइकिल से किया जाता है। अरविंद साका, पवन गुंटपल्ली और ऋषिकेश ने इसकी स्थापना 2015 में की थी। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 पीएम पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। ये 7 के 7 कहाँ स्थापित किए जाएंगे? 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत के कौन कौन से हो गए? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। कौन शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश और केरल जो बड़े राज्य हैं वो शामिल नहीं हैं। उधर गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, इन तीनों को एक साथ ले लेना तो याद रहेगा। तो 7 जगहों पे 7 पीएम मित्र पार्क जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। पीएम मित्र पार्क का संबंध किससे है दोस्तों? ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है। 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये वर्ष भी याद रखिएगा। विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार के सृजन को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। एमआरओ उद्योग हेतु स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। एमआरओ क्या है दोस्तों? जो विमान, घरेलू विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल, मतलब जो विमानों की मरम्मत होती है उस उद्योग में स्वचालित मार्ग से, मतलब 100% एफडीआई, बिना किसी मंजूरी के जो है एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भारतीय उद्योग है, एमआरओ क्षेत्र है, उसमें प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 चैप्टर तैयार कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार इसको शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, और जो सुझाव हो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, गौर करेंगे। बाकी बढ़िया से मेहनत कीजिए, बहुत कम समय बचा है, और करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहिए, पूरा का पूरा करा दूंगा। सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख तक आई दृष्टि आ जाएगी, तो उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। बाकी आप जीएस पे काम करते रहिए और जो करा दिया है उसको दोहराते रहिए। अचूक मार्ग सामग्री को चला लीजिए और पीडीएफ निकलवा लीजिए, खोलिए और वीडियो चला दीजिए खटाखट। उसको जितनी देर में वीडियो खत्म होगा उतनी देर में आप उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये सही तरीका है। पीडीएफ निकाल के बस बैठ जाओ, 1.5 घंटे में 1 महीने का ख़त्म। तो इस तरह से 4 से 5 बार जब रिवाइज कर लेंगे ना, तो करंट अफेयर में जो एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी।
तो मिलते हैं अगली क्लास में। खूब दबा के मेहनत कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।